दोस्तों, मैंने अपनी सिक्किम और दार्जिलिंग यात्रा का एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि दार्जिलिंग में कहाँ घूमे, कैसे घूमे, और अब मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगा कि दार्जिलिंग से गंगटोक जाएं और वहाँ पर जो हिल स्टेशन है, बर्फीली पहाड़ियाँ हैं नाथला दर्रा की, भारत चीन सीमा की, उसे कैसे विजिट करें। इस वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आप लोगों को बताना है कि कितना खर्चा लगता है, कहाँ पर स्टे करें, क्या खाएं, क्या सावधानी बरतें अगर आप भविष्य में कभी जाना चाहते हैं, ताकि आपके लिए काफ़ी सुविधा हो। क्योंकि A to Z सारी जो जानकारी है एकदम जेन्युइन है, और क्योंकि मैं घूम कर आया हूँ तो हिसाब से जितना भी पैसे लगता है वो सब मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना। तो न्यू जलपाईगुड़ी से हम दार्जिलिंग गए गाड़ी पकड़ के। हमारी गाड़ी 37,000 रुपये में बुक थी, हम 10 लोग थे। दार्जिलिंग जब घूम लिए, 2 नाइट वहाँ पर स्टे किए होटल में, और उसके बाद फिर हम गाड़ी मंगाए, वहाँ से गंगटोक के लिए रवाना हो गए। दार्जिलिंग से गंगटोक की जो दूरी है वो 102-4 किलोमीटर के आसपास है। शानदार रास्ते हैं, बहुत अच्छे रास्ते हैं। जब हम लोग गंगटोक पहुँच गए दोस्तों, टैक्सी स्टैंड के बाद आप जाकर वहाँ पर होटल ले सकते हैं। वहाँ पे होटल का जो किराया है वो दार्जिलिंग की अपेक्षा सस्ता है। दार्जिलिंग में आपको 2,500-3,000 का रूम मिलेगा, वहाँ पर आपको 1,500 से 2,000, 2,500-3,000 का मिल जाएगा। 2,000 का भी अच्छा रूम मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जो है रूम ले लीजिए। सबसे ज़रूरी वहाँ पर जो घूमने की जगह है वो है नाथला दर्रा, भारत चीन का जो सीमा है, जो बर्फीली पहाड़ी है। उसके अलावा जो वहाँ का साइड सीन है, लोकल जो व्यू है, लोकल पॉइंट हैं, जैसे गणेश मंदिर है और भूत बंगला है यहाँ, और वाटरफॉल हैं 2 वाटरफॉल बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर हैं। CM हाउस आप बगल में ही देख सकते हैं, रास्ते में ही गाड़ी से ही देख सकते हैं। गवर्नर हाउस देख सकते हैं और हाई कोर्ट भी देख सकते हैं। तो गंगटोक एक सिक्किम की राजधानी है, बहुत ही सुंदर तरीके से बसा हुआ है। तो उसके जो लोकल पॉइंट है वो 8-10 किलोमीटर के एरिया में है। जैसे आप गंगटोक में रात रुकते हैं, दूसरे दिन आप ये 10 जो पॉइंट हैं ये आप घूम लीजिएगा छोटी गाड़ी पकड़कर। मुश्किल से आपको इसमें जो है 4-5 घंटे का समय लगेगा, और उसके बाद आप जो है आ जाइए अपने होटल पर, आराम कीजिए। अगले दिन आप नाथला दर्रा के लिए निकलिए। लेकिन सावधानी ये बरतना है कि सुबह 6 ही बजे आपको गाड़ी पकड़नी है। अगर सुबह 6 बजे आप गाड़ी नहीं पकड़ते हैं, मतलब आपकी जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर से ही जाना पड़ता है, तो आप हो सकता है कि आप नाथला दर्रा तक ना जा पाएँ, क्योंकि 12:30 बजे तक ही वहाँ पर एंट्री होती है। अगर आप 7 बजे निकलेंगे तो समझ लीजिए कि आपको बहुत लंबा जाम मिलेगा, 2-3 घंटे जाम में फंस जाएंगे, तो आप नाथला दर्रा तक नहीं जा पाएंगे, आपकी वो जर्नी बेकार हो जाएगी। इसीलिए आप कोशिश कीजिए सुबह 6 ही बजे निकलने का। हम लोग 6:15 पर निकल लिए थे, जबकि 10 लोग थे और 10 लोग तैयार होकर निकल लिए थे। उसके बाद आप जाएंगे तो एक जगह चेकआउट होगा, जहां पर पुलिस वाले चेक करेंगे। आपका पास बना रहना जरूरी है। यहाँ पर जरूरी है आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड सिक्किम गवर्नमेंट इतना तवज्जो नहीं देती है उसे, वोटर ID कार्ड होना चाहिए। वोटर ID कार्ड रहेगा तभी आप नाथला दर्रा के लिए जा सकते हैं। आपके ग्रुप में अगर 5-6 लोग हैं तो 2-3 लोगों के पास वोटर ID कार्ड होना ही चाहिए। फिलहाल वहाँ से जब आपको क्लियरेंस मिल जाएगा तो फिर आप आगे की जर्नी करेंगे। ये जो 60 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों, रोमांच से एकदम भरपूर रास्ता है। बहुत ही ऊंचाई पर आप चढ़ते जाएंगे 5,000 फीट से ये समझिए कि आपको 15,000 फीट की ऊंचाई तक जाना है, जो कि आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो फिर जब आप जाएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। एक पल में आपके सामने अंधेरा छा जाएगा, कोहरा छा जाएगा, बादल आ जाएंगे, और एक पल में जो है धूप भी हो जाएगी। एक पल में आपके सामने बारिश भी आ सकती है, और इस बीच में बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। और जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जैसे आप 30 किलोमीटर के आगे जाएंगे, इन 60 किलोमीटर के दायरे में जब आप 30 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो वहाँ से जितनी भी पेड़ पौधे, देवदार के जो पेड़ वगैरह हैं, वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन पत्थरों पर, उन पहाड़ों पर कुछ उगता नहीं है सिवाय बर्फ़ के। बर्फ़ पड़ती है और इसीलिए वहाँ पर कुछ नहीं उगता। तो ऐसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं
जब ऊंचाई पर जाएंगे तो आप अपने दाएं बाएं देखेंगे तो बहुत ही गहरी खाइयों में वो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ अभी तक आपको दिख रहे थे वो काफ़ी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि आप और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। तो वहाँ के जो मकान वगैरह बने रहेंगे बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएंगे। और फिर बीच में आपको एक जगह जो है गाड़ी वाला रोकेगा, वहाँ पर आप चाय नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से आप जो है उसमें बैठेंगे और आगे की यात्रा करेंगे। और वहाँ से आप जैकेट किराए पर ले लीजिएगा, वरना आपको ठंड लग सकती है। तो आप जैकेट ले लीजिएगा किराए पर, और जैकेट का जो किराया है यही कोई 200 रुपये है। तो 200 रुपये में आप जैकेट ले लीजिएगा और ऑक्सीजन का एक बोतल ज़रूर ले लीजिएगा जो कि 1 लीटर का मिलता है। वो आपको गंगटोक में ही ले लेना है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। रिस्क बिल्कुल मत लें, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो आपके सर में दर्द होगा, चक्कर आने लगेगा, तमाम परेशानी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो गया था, हमारे ही साथ हो गया था, और हम ऑक्सीजन की बोतल भी नहीं ले गए थे। मेरी बेटी को भी हो गया था और मेरी वाइफ की पत्नी थी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से। तो एक भले मानुस थे कि उनके पास ऑक्सीजन था, उन्होंने वो ऑक्सीजन हमको दिया और वो हमारे काम आया। इसके अलावा उन्होंने चॉकलेट दी, चॉकलेट वगैरह भी ले लीजिएगा। आप जो है मुंह में डाल लेंगे तो उससे राहत मिलेगी। कपूर हो सकेगा तो कपूर रख लीजिएगा, बहुत काम आता है। कपूर को सूंघने से जो ऑक्सीजन का घनत्व है आपके नाक के आसपास बढ़ जाएगा और उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो इतनी सावधानी आप लोग बरतिएगा। इतना चीज़ लेकर आप लोग जब जाएंगे आगे, तो आगे बहुत सारे लेक आपको मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो लेक है वो है छांगुर लेक। छांगुर लेक जो है वो सर्दियों में एकदम जम जाती है, बिल्कुल बर्फ़ हो जाती है, उस पर लोग स्केटिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मई और जून जुलाई का महीना आता है तो वो पूरी तरीके से गल जाती है और साफ़ पानी जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है। उसमें बोटिंग वगैरह भी की जाती है। तो ये जाते समय आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ पर रुकना नहीं है, ड्राइवर रोकेगा भी नहीं, क्योंकि मेन मकसद है 12:30 बजे से पहले पहले नाथुला पास पहुँचना। तो आपको ये सब देखते हुए जाना है और रास्ता वही है, जाहिर सी बात है, देखते हुए ही जाएंगे। जब नाथुला पहुँच जाएंगे, गाड़ी का नंबर आप लोग खींच लीजिएगा मोबाइल में, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता, ड्राइवर से बात नहीं हो पाएगी। और ड्राइवर आपको उस पॉइंट पर उतारकर गाड़ी को थोड़ा नीचे ले आएगा जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, पार्किंग रहेंगी, वहाँ पर वो खड़ा कर देता है। उसके बाद आप जितने भी लोग हैं दोस्तों, वहाँ पर आप पैर जब आप उतारेंगे ज़मीन पर तो समझ लीजिए कि बर्फ़ पर ही आपकी ज़मीन, आपके पैर पड़ने वाले हैं। चाहे मई का महीना हो, जून का महीना हो, अप्रैल का महीना हो, क्योंकि छुट्टियों का यही महीना है। वहाँ पर जो नज़ारा होगा दोस्तों बहुत ही रोमांचक होगा। वहाँ पर समझ लीजिए कि आप जाते ही सोचेंगे कि यार पैसा वसूल हो गया, कितने भी पैसे लगे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब समझो वसूल हो गया। इतना बेहतरीन नज़ारा आपको वहाँ पर जाने के बाद दिखेगा। और उसके बाद दोस्तों आप थोड़ी सी ऊंचाई पर जो है भारत चीन की जो बॉर्डर है, जो एकदम से जहाँ पर उनके फेंस लगे हुए हैं, बाउंड्री लगी हुई है, उस तरफ चीन की बिल्डिंग है ग्रे कलर की और हमारी जो बिल्डिंग है वो लाल कलर की है। हमारा प्यारा तिरंगा इधर लहराता हुआ नज़र आएगा और उसका भी झंडा जो है उधर लहराता हुआ नज़र आएगा। वहाँ जाने के बाद आर्मी बहुत सख्त हो जाती है। वो कहती है कि जल्दी निकलिए यहाँ से, क्योंकि उसके 2 रीजन हैं। एक तो बहुत सारे लोग उस बॉर्डर पर रह नहीं सकते और दूसरा जो है ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर हो जाती है। तो आप फटाफट विजिट कर लीजिएगा। फ़ोटो वगैरह वहाँ पर खींचना अलाउ है, हालांकि लिखा है फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन हर कोई खींचता है। तो आप वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा कर और उस पॉइंट से नीचे आएंगे तो दाएं बाएं सारे तरफ जो है आपको बर्फ़ ही मिलेंगे। उस बर्फ़ पर आप जो है घिसट सकते हैं, उस पर सरक सकते हैं, गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही एंजॉय आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कि ठंड बहुत ज़बरदस्त रहती है, तो वहाँ पर हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। लेकिन उस एंजॉयमेंट के आगे और उस नज़ारे के आगे ये जो है उस समय महसूस नहीं होता है। और उसके बाद आप वहाँ पर जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वहाँ पर भी मैगी वगैरह मिलती है, छोटे छोटे दुकान हैं। लेकिन आप वहाँ पर खाना हो तो खाइए, वरना फिर आप नीचे आ जाइए अपने गाड़ी के पास। कुल मिला जुलाकर वहाँ पर 15-20 मिनट लोग रुकते हैं, कई लोग आधे घंटे भी रुक जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई रुक नहीं पाता, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर एकदम माइनस में वहाँ पर हो जाता है।
हवाएं भी चलती हैं। उन हवा में ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसीलिए जब वो दिमाग में जाता है तो दिमाग जो है वो दर्द करने लगता है, सिर वगैरह चकराने लगता है। इसीलिए ऑक्सीजन का बोतल ले जाना ज़रूरी है। फिलहाल आप नीचे आएंगे, अपनी गाड़ी ढूंढ लेंगे और आपको आसानी से वो गाड़ी भी मिल जाएगी, और वापस उसमें से बैठकर आप जो है अपने तिरंगे को सलाम करते हुए वहाँ से वापस आ जाइए। और जब नीचे आएंगे तब आपका जो जाते समय जहां आप रुकना चाहते थे और नहीं रुक पाए थे, आते समय वहां पर रुकिएगा। लेकिन आते समय मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो कि जा ही रहे थे, ड्राइवर ने कहा कि ये लोग भले ही जा रहे हैं लेकिन अभी वहां पर इनको एंट्री नहीं मिलेगी, इनको लौटकर आना पड़ेगा। तो इसीलिए आप समय का ध्यान रखिएगा, 6 बजे वहां पर निकल लीजिएगा। फिलहाल जैसे ही हम लोग आ रहे थे तो हमारे साथ जो है एक और जो है बहुत ही अच्छी वहाँ पर घटना हो गई थी कि लाइव हमें बर्फ़बारी देखने को मिल गई, जो कि महीने 15 दिन में या 2 महीने में कभी एक ही बार वहाँ पर होता है। बादल छाए हुए थे और छांगू लेक, जो कि मैंने बताया सर्दियों में जम जाता है, वहाँ पर हमें रुकना था। लेकिन उससे 1 किलोमीटर पहले से ही हमें अचानक से रोड पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिखने लगी। चारों तरफ पहाड़ों पर, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर भी बर्फ़ दिखने लगी। ड्राइवर से पूछे ये सब क्या है, तो उसने बोला कि अभी आप लोगों का नसीब अच्छा था कि लाइव बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पर अभी अभी बर्फ़ गिरी है। और दोस्तों उसके बाद वाकई में बहुत ज़बरदस्त वो नज़ारा था। वहाँ पर आके हम लोग, हालांकि बारिश हो रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वहाँ पर वो रुकने का पॉइंट है तो वहाँ पर रुकना चाहिए। और याक वगैरह वहाँ पर बैठे होते हैं, याक, और उसकी आप सवारी कर सकते हैं, उस पर बैठकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट रुके होंगे या उससे भी कम। तो इधर उधर फ़ोटो खींचे और वो जो नज़ारा था दोस्तों, नाथुला पास से भी ज़्यादा शानदार वहाँ पर नज़ारा देखने को मिला, अगर बर्फ़बारी के लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि पूरी तरीके से जो लेक थी वो भी जमनी शुरू हो गई थी, इतनी ठंड हो गई थी, वो पूरी पानी जमनी शुरू हो गई थी। चारों तरफ जो है वो सफ़ेद बर्फ़ की चादरें बिछ गई थी। उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठे तो वापस आए। एक हरभजन दास का मंदिर है, जो कि भारतीय सेना के जवान थे, 1966 में अपने टुकड़ी के साथ घोड़े से गश्त कर रहे थे और तभी आंधी तूफान आ गया और वो जो है गिर गए। हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन जहाँ पर उनकी मौत हुई तो वहाँ से वो बह गए पानी के थ्रू। पहाड़ी पर जो कोई बारिश होती है बहुत तेज़ पानी बहने लगता है, तो उसमें कुछ भी बह जाता है। तो वो वहाँ पर उनका शरीर बहकर जिस जगह पर आकर लगा, तो उन्होंने अपने सैनिकों को जो है वो सपना दिखाया, अपने साथियों को, कि मेरा शरीर है वहाँ पर जाकर लगा हुआ है और आप जाकर वहाँ पर मुझे पा सकते हो। और वाकई में जब सैनिक की टुकड़ी वहाँ पर गई तो वहाँ पर उनका शरीर लगा हुआ था। तो वो फिर उन्होंने कहा, सपना दिखाया कि मेरा यहाँ पर टेम्पल बनवा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, मैं अपने भारत माँ की रक्षा किया करूँगा और यहाँ पर जो है हमेशा के लिए यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर जो है बहुत शानदार बना हुआ है। भारतीय सेना के जवान उस मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। जो हरभजन दास जी हैं उनकी वहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, उनका रियल फ़ोटो भी लगा हुआ है ट्रेनिंग के दौरान का, और जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ पर उनके बारे में बताया जाएगा कि कब पैदा हुए, कब ज्वाइनिंग की और कब ये रिटायर भी हो गए। तो दोस्तों ये सारा कुछ लगा हुआ है, आप वहाँ पर रहिएगा, वहाँ उनका प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। एक वो देखने का भी टूरिस्ट प्लेस भी है और भारतीय सेना के रूप में जो कि सैनिक हैं उन्हें पूछते हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद फिर आप जब वापस आएंगे तो दोस्तों रास्ते में 2-4 वाटरफॉल हैं, अगर रुकना चाहें तो रुक के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। हालांकि अब आपकी बस एक ही सूझ रहेगी कि किसी तरीके से होटल पहुँचे और फिर वहाँ पर खाना खाएँ। आते आते आपको दोस्तों शाम हो जाएगी। लेकिन नाथुला दर्रा जाना और वहाँ से फिर वापस गंगटोक आना, आपको जो ये 7-8 घंटे लगेंगे, बहुत ही शानदार ये आपको अनुभव होने वाला है। फिलहाल आपके गंगटोक की भी जर्नी वहाँ पर समाप्त होती है। अगर वहाँ से आप आएंगे तो फिर आप वापस जो है गंगटोक से न्यू जलपाईगुड़ी आएंगे, जो कि 120 किलोमीटर वहाँ से दूरी है। और न्यू जलपाईगुड़ी आकर आप कोई भी ट्रेन जहाँ से भी आप
भारत के किसी भी हिस्से में रहते हों, आपको वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी और उसके बाद आप एक शानदार यात्रा करके अपने घर जा सकते हैं। इस यात्रा में जो है कितना खर्चा आने वाला है और क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आप 5-6 लोग हैं तो एक व्यक्ति के पीछे करीब 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च होने वाले हैं, जो कि आप अपने घर से न्यू जलपाईगुड़ी जाएंगे, वहाँ से आप दार्जिलिंग और गंगटोक जाएंगे, खाना पीना होटल का सब कुछ लेकर वापस आएंगे। अगर आप 2 ही लोग हैं तो समझ लीजिए 15 दूना 30 हज़ार खर्च होगा, लेकिन आप ग्रुप में हैं 7-8 लोग 10 लोग हैं तो हर पर्सन के पीछे 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च होंगे और इतने में आप बहुत ही शानदार यात्रा कर लेंगे। 5-6 दिनों की आपकी ये जर्नी रहेगी। आना जाना कुल मिलाकर अपने घर से लेकर जाने तक और घर पहुंचने तक कुल मिलाकर 7-8 दिन का ये सफ़र आपका होने वाला होगा। तो इतना खर्च करके आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल बस मेरा बताने का यही मकसद था और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जानकारी इससे मिली होगी। अपने बारे में भी कुछ बताने का आपका उद्देश्य था आपको, और ये वीडियो बनाकर ये भी उद्देश्य था कि आपको पूरी जानकारी देने का कि आप दार्जिलिंग और गंगटोक और नाथुला कैसे घूम सकते हैं। तो मेरा पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप वहाँ पर घूमने गए हैं या अभी जाने वाले हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको सबसे अच्छा कौन सा दृश्य लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ, नई स्टोरी के साथ, जो कि मेरा रेगुलर चैनल पर आता रहता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों के आशीर्वाद से घूम के आया तो आपको बताने मेरा मकसद था, तो मैंने बता दिया। फिलहाल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।